जस्ट इमेजिन साल है 2050 का 2050। 2050 तक आप भी काफ़ी एक सीनियर लेवल पर एक अच्छे ब्यूरोक्रेट बन चुके हैं। 2050 में इलॉन मस्क को एक ख़तरनाक आइडिया आता है कि चलो एक काम करते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट को किसी और कंट्री में, सॉरी किसी और प्लैनेट पर इसको हम लोग भेजते हैं। तो इसके लिए वो आते हैं इंडियन गवर्नमेंट के पास और वो कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि आप सारी फंडिंग करेंगे और जाने के जो भी मशीनरीज़ हैं वो सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे हम। तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है ठीक है, आइडिया अच्छा है, और साथ में वो भी ये भी प्रपोजल देते हैं कि आप जो भी सेटलमेंट होगा वहाँ पर उस नए प्लैनेट पर उसका जो भी कॉस्ट होगा ले जाने वगैरह का, उसका टैक्स वगैरह आपको मिलेगा। इंडियन गवर्नमेंट देखती है कि अरे वाह, इसमें तो बहुत सारा प्रॉफिट है, तो लेट्स डू इट। लेकिन उसके लिए पहले वो चाहती है कि इन चीज़ों को और अच्छे से समझे और उसके लिए एक पैनल वो बनाती है जिसमें होते हैं आप। और आपको कहती है कि आप पता करें क्या ये प्रोजेक्ट सही है करना, उस प्लैनेट पे जाना सही रहेगा या नहीं। आप बैठते हैं इसरो के साथ और बैठ करके डिस्कशंस होती है और इसरो के जो साइंटिस्ट्स हैं वो बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और आपको एक बात भी समझ में नहीं आती है क्योंकि आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान कभी भी जियोग्राफी के स्पेस एंड यूनिवर्स वाले चैप्टर के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपने समझा कि यार इसका क्या ही यूज़ होगा मुझे एज अ ब्यूरोक्रेट। तो यहाँ पर आपको देनी है गवर्नमेंट को सजेशंस कि क्या वो फंडिंग अप्रूव करनी है या नहीं। और 2050 तो बहुत दूर की बात है, रिसेंटली भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है। जितनी भी स्पेस एजेंसीज़ हैं दुनिया भर में, चाहे इसरो हो या फिर कोई नई भी प्राइवेट भी खुल रही है, और गवर्नमेंट से वो चाहती है कि आप हमें थोड़ा सा असिस्टेंस प्रोवाइड करें। तो उस केस में गवर्नमेंट की फंडिंग को रिलीज़ करना या फिर कोई भी नई पॉलिसी बनाना, कुछ भी करना, वो आपको करने के लिए आपको खुद वो समझना चाहिए कि आखिर क्या ये फिजिबल रहेगा। सो एज अ ब्यूरोक्रेट आपके ऊपर काफ़ी काम हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी एक सिनेरियो होता है सोलर फ्लेयर्स का। वो सोलर फ्लेयर्स जो उड़ उड़ करके हमारी पृथ्वी के करीब आते हैं और जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स को वो क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो डिसरप्ट करते हैं जिसके कारण कम्युनिकेशंस भी बाधित होती है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में सोलर फ्लेयर्स आ गए और उसको हमारी पृथ्वी नेचुरली काउंटर नहीं कर पाई तो आपके सैटेलाइट्स डाउन हो जाएंगे, मोबाइल फ़ोन्स काम करना बंद हो जाएंगे। जो लोग समुद्र में जा चुके हैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी कि आखिर वेदर कैसा है, क्या है। तो एज़ अ ब्यूरोक्रेट, एज़ अ सिविल सर्वेंट आपको कई बार उन्हें समझाना पड़ेगा कि ऐसा कुछ हुआ है, सोलर फ्लेयर्स आए हैं जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। तो आपको पहले खुद भी ये पता होना ज़रूरी होता है। ये नेचुरल फिनोमिनन्स जो स्पेस से रिलेटेड हैं, जो यूनिवर्स से रिलेटेड, जब तक आप इन बातों को खुद नहीं जानेंगे, जब तक आप खुद नहीं समझेंगे, आप लोगों को नहीं समझा पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये चैप्टर आप पढ़ें। इसलिए नहीं कि ये चैप्टर से सिर्फ एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बल्कि ये चैप्टर का आपके रियल लाइफ में ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंस है। और अगर थोड़ा फिलोसफिकल टच में इसमें दूँ तो वो बात आती है अब बिग बैंग के ऊपर। पर बिग बैंग वगैरह को समझने से पहले, वो एंगल लेने से पहले, जानो आखिर क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा सोलर सिस्टम का क्रिएशन क्यों कैसे हुआ, और जो प्लैनेट्स हैं हमारे, जो मून्स हैं, जो सन है, उन सब के बारे में जानना, उनकी संरचना को जानना, उनका कैसे क्रिएशन हुआ, उनमें क्या मटेरियल्स है, वो सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं चलो और इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो शुरू होता है ये चैप्टर बिग बैंग से। बिग बैंग क्या था? बिग बैंग अगर एक आसान भाषा में समझो, ये स्टार्ट हुआ था करीब 13.6 बिलियन ईयर्स अगो। अगर आप एनसीईआरटी में देखो तो 13.6 बिलियन ईयर्स लिखा हुआ है, सो यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट बीइंग हियर 13.6 बिलियन ईयर्स। 13.6 बिलियन ईयर्स अगो एक सिंगुलैरिटी होती है, यानी एक सिंगुलर एटम होता है, एक छोटा सा एक पॉइंट होता है बेसिकली। ये पॉइंट आप मानो अगर एक छोटा सा पॉइंट है और उस पॉइंट से, वन सेकंड, ये एक छोटा सा पॉइंट है। इस पॉइंट में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ डेंसिटी। इस पॉइंट के अंदर क्या कुछ नहीं है, इस पॉइंट के अंदर बेसिकली सारा ब्रह्मांड बसा हुआ है। पर ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आखिर ब्रह्मांड कैसे बनाएगी? तो इसमें होता है एक एक्सप्लोजन, एक खतरनाक एक्सप्लोजन होता है और विद इन फ्यू सेकंड्स ये फैल जाता है और इसके अंदर से सारे के सारे ब्रह्मांड जो होते हैं, सारे गैलेक्सीज, जितने नेबुलाज हो सकते हैं, जितने स्टार्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर से निकलना शुरू कर जाती हैं।
और ये चीज़ें क्या है, ये स्टार्स, ये गैलेक्सीज और ये नेबुला, ये सारी टर्म्स क्या है, यही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है। तो पहले समझो बिग बैंग में आखिर क्या, इनिशियल सिंगुलैरिटी का मतलब आप समझ गए, यानी उस एक पॉइंट से, उस एक डॉट से जब ये पूरा ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ, इस पॉइंट को ही कहते हैं सिंगुलैरिटी। ठीक है, इसको कहते हैं सिंगुलैरिटी। और रैपिड एक्सपेंशन यानी इन्फ्लेशन, यानी जो ये फैलाव हुआ, ये रैपिड एक्सपेंशन हुआ, दिस इज़ बेसिकली द इन्फ्लेशन, यानी जो फैलाव हुआ, एक रैपिड एक्सपेंशन हुआ उस एक्सप्लोजन के कारण। फिर क्या होता है, समझ लो ये जब हुआ 13.6 बिलियन ईयर्स अगो ये चीज़ें हुई, उसके करीब 3 लाख साल बाद, 3 लाख साल बाद क्या होगा। देखो, जब ये एक्सप्लोजन हुआ, इसका मतलब इसके अंदर बहुत एनर्जी है, एनर्जी है इसका मतलब इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, राइट, इसका टेम्परेचर बहुत हाई है। पर ये जब एक्सप्लोड हुआ, अभी भी इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, बट 3 लाख साल जब बीता तो धीरे धीरे जब ये फैल रहा है, यानी इन्फ्लेशन हो रहा है, यानी एक्सपेंशन हो रहा है, जब ये धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी नेबुला हैं, जो गैलेक्सीज फॉर्म हो रही हैं, सब कुछ धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाने लगा। यानी यूनिवर्स सबसे पहले क्या हुआ, तो यूनिवर्स दो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले तो यूनिवर्स हुआ आपका ट्रांसपेरेंट। ठीक है, क्योंकि चीज़ें दूर होती होती चली गई, ये लिखते चलना। तो यूनिवर्स सबसे पहले क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट। दूसरा क्या हुआ, इसका टेम्परेचर जो है वो डाउन हुआ, यानी ये कूल होने लगा बेसिकली। ठीक है, ये थोड़ा सा कूल हुआ। अब क्या होता है, इस कूलनेस होने के कारण जो नेबुला थे, जो गैसेस थी, देखो जब भी एक्सप्लोजन हुआ है तो उसके बाद से जो गैसेस निकली वो ढेर सारी इधर उधर एक बेतरतीब तरीके से फैली रही थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये गैसेस जो थी, ये जो गैसेस में क्या थी मोस्टली, तो हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये गैसेस जो हैं ये साथ में धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगी। ठीक है, एक दूसरे के गैस पार्टिकल्स आने लगे एक दूसरे के करीब, और आकर के तब जा कर के बनता है पहला एटम। ठीक है, तो 3 लाख साल बाद समझ लो बनता क्या है, तो पहला एटम बनता है। क्लियर है। नेक्स्ट, फिर क्या होता है, ये एटम, यही एटम है जो कि धीरे धीरे जा कर के फर्दर और डिफरेंट एटम्स को कंबाइन करता है, फिर ये धीरे धीरे जा कर के एक मॉलिक्यूल बनता है, और यही फिर जा कर के एक पर्टिकुलर तुम्हें एक बॉडी बनती है, एक प्लानिटरी बॉडी बनती है। बेसिकली जो ये बॉडी बनती है यही होता है स्टार, तारा। ठीक है, यही स्टार बनता है, यही तारा बनता है, और इसी क्लाउड, इसी स्टार और यही क्लाउड से बने हुए कुछ और चीज़ों के कारण, जिसको हम प्लैनेट्स कहते हैं, जो इनके सैटेलाइट्स होती है, इनके कारण बनता है फिर एक आपका गैलेक्सी। ठीक है, तो एक तुम्हें एक फैसिनेटिंग बात बताता हूँ, ये जो कॉमन माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है, तुमने, अगर तुम्हें कहूँ कि तुम बिग बैंग को अभी भी देख सकते हो, तो क्या तुम यकीन करोगे। यस, बिग बैंग को तुम अभी भी देख सकते हो। इनफैक्ट अगर देखना है तो उसके लिए तुम्हें वो जो पुरानी वाली हमारी टीवी होती थी, डब्बे वाली, उस टीवी में जब भी अक्सर सिग्नल नहीं आता था, तो याद है हम इस तरह से कुछ डॉट डॉट से झिलमिलाहट सी होती थी। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ बिकॉज ऑफ बिग बैंग। तुम बेसिकली वो जो देख रहे हो, तुम वो बिग बैंग ही देख रहे हो, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, रेडिएशन के कारण था वो। ठीक है, तो ये जो है, ये वन ऑफ द एग्जांपल्स है, वन ऑफ द रीजंस है जो कि आपको बिग बैंग के कारण होता था। और विद टाइम हमने इसको 1920s के अराउंड इस बात को देखा कि बिग बैंग जो था ये सक्सेस था, मतलब ये जो थ्योरी थी ये सक्सेसफुल थी। क्यों, क्योंकि एडविन हबल, ठीक है, एडविन हबल जो थे 1920s में, उन्होंने इस बात को एविडेंस के साथ प्रूफ किया कि हाँ, बिग बैंग इज़ अ रियल थिंग और बिग बैंग हो रही है। ठीक है, देखो ये जो थ्योरीज़ हैं बिग बैंग की, और आगे की और भी थ्योरीज़ हम अभी जानने वाले हैं, वो थ्योरीज़ के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये ऐसा नहीं था कि कोई यूं ही कह देता, हालांकि कहते भी थे लोग, बट किसी को किसी भी बात को एक्सेप्ट करने से पहले उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशंस होता था, काफ़ी एविडेंसेस प्रोवाइड किए जाते थे, तब जा कर के वो एप्लीकेबल होता था, तब जा कर के लोग उसको मानते थे। ठीक है, अब बात करते हैं लाइफ ऑफ अ स्टार। चूँकि बिग बैंग हो चुका है, उससे कई सारे गैसेस निकल चुकी हैं, तो उसके बाद क्या हो रहा है, हमने देखा था किस तरह से एटम फॉर्म कर रहा है, और ये धीरे धीरे
इन गैसेस के एटम्स एक साथ मिल करके आ रहे हैं और बना दे रहे हैं स्टार। ठीक है, स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्टार का एक लाइफ जानो, बिकॉज इसमें जो टर्म्स आते हैं वो टर्म्स आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि नेबुला पूछा जाता है या फिर रेड जायंट पूछा जाता है। ठीक है, वाइट डॉर्फ पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम्स में पूछी जाती है। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ स्टार जो होता है शुरू, वो होता है नेबुला गैसेस से, जैसा बताया मैंने, गैस एंड डस्ट क्लाउड। ये डस्ट और गैस का क्लाउड है, ये साथ में मिलते हैं और जा कर के तब बनाते हैं एक प्रोटोस्टार, जो कि एक अर्ली स्टार होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज ऑफ द स्टार होता है। उसके बाद जा कर के ये बनता है मेन सीक्वेंस स्टार। अब मेन सीक्वेंस स्टार क्या होता है? वो स्टार जहाँ पर हाइड्रोजन का फ्यूजन होना शुरू हो जाता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल करके ये बनाने लग शुरू कर देते हैं हीलियम। ठीक है, तो इसको कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। तो फ्यूजन रिएक्शन जब स्टार्ट हो जाता है किसी भी स्टार में, तो वो बेसिकली एक मेन सीक्वेंस स्टार बन जाता है। उससे एनर्जी एमिट होती है, उससे लाइट एमिट होती है, और उसका प्रेजेंस फिर हमें पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर एक स्टार जिंदा हो चुका है। पर क्या हीलियम बनने के बाद क्या होता है? आखिर स्टार का एक लाइफ होता है, ये एक स्टेबल लाइफ होता है, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक होता है। पर जब ये लाइफ ख़त्म होने लगता है तब वो जा कर के बन जाता है एक रेड जायंट। अब ये रेड जायंट क्या होता है? देखो, ये हीलियम जो है ना, हीलियम फिर धीरे धीरे जा कर के अभी सारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मान लो जितना भी ये कंबाइन होकर सारा हीलियम बन गया। अब इस तरह से जितने भी हीलियम है ये कंबाइन होकर के क्या बनेंगे? ये कार्बन बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से फर्दर ये कार्बन मिल करके ऑक्सीजन बन जाएंगे, और इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली ये बनेगा फेरम। फेरम यानी आयरन। ठीक है, आयरन तक ये लोग पहुँचेंगे। तो आयरन पे जब पहुँचेंगे ना, दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टार। तो ये समझ लो कि जब जो इसका न्यूक्लियर मैटर है, जो हाइड्रोजन हीलियम का जो न्यूक्लियर मैटर है, जिसके कारण फ्यूजन बहुत तेज़ गति में और बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ होती है, और धीरे धीरे ये फ्यूजन रिएक्शन कम होने लगता है, इसका न्यूक्लियर मटेरियल ख़त्म होने लगता है, तो दैट इज़ द फेज जब ये बन जाता है एक रेड जायंट। ठीक है, ये इसको कहते हैं एक रेड जायंट। आगे मैं पिक्चर्स दिखाऊंगा तो आपको रेलेवेंट हो जाएगा। तो ये बन जाता है रेड जायंट। रेड जायंट के बाद क्या होता है? जो स्टार है, मान लो ये स्टार है जैसे, ठीक है, अब क्या होता है? इसका कोर, इसका आउटर पार्ट, ये सब कुछ धीरे धीरे कूल होने लगता है। ठीक है, ये ठंडा होने लगता है। तो जिसके कारण क्या होता है? फाइनली ये जाकर के क्या बन जाता है? तो ये बन जाता है एक वाइट डॉर्फ। ये रहा वाइट डॉर्फ। ठीक है, तो एक वाइट डॉर्फ बन जाता है। लेकिन क्या होता है, वाइट डॉर्फ तक ही बात नहीं रहती है। वाइट डॉर्फ वो वाला फेज़ हो गया जब किसी भी स्टार का न्यूक्लियर फ्यूल जो है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल टोटली डिप्लीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूल रहता ही नहीं है। रेड जायंट में थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन वाइट डॉर्फ में ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट केस में क्या है? अब होता है सुपरनोवा। सुपरनोवा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुपरनोवा का के ऊपर मैं तुम्हें एक सवाल दूंगा इसको बताने से पहले, और क्योंकि इससे न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल भी बनता है, ये कॉन्सेप्ट भी मैं बताऊंगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जानना ज़रूरी है, आखिर क्यों होता है। यूपीएससी वगैरह में इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये सवाल आगे आपको दिखाऊंगा मैं। तो चलो पहले कुछ पिक्चर्स देख करके हम लोग ये देखते हैं क्या है नेबुला वगैरह क्या है। सो दिस इज़ नेबुला। आप देख रहे हो स्क्रीन पे, दिस इज़ नेबुला। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नेबुला के। अब देखो, ये एक नेबुला है, जैसे ये भी, ये भी, ये भी, ये भी सारे नेबुलास हैं। एक बात बताओ, अभी इस नेबुला को एक नाम दिया गया है और इस नेबुला को भी एक नाम दिया गया है। ठीक है, अगर पता है तो कमेंट में बताओ। इसको तो इसका फिगर देखकर, शेप देख करके समझ सकते हो क्या कहा जा सकता है इसको। डम्बल शेप, डम्बल शेप नेबुला कहा गया है इसको। और ये जो है, इसको कहा गया है हैंड ऑफ गॉड। ठीक है, क्योंकि हाथ की तरह ही दिख रहा है ना। और ये वाला भी नेबुला काफ़ी आजकल इंटरनेट पे वायरल हो रखा है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये लॉर्ड विष्णु के टाइप के दिखते हैं, दैट्स वाई। तो ये होती है नेबुला। इसमें देखो कई सारी गैसेस हैं। ठीक है, इसके अंदर ही गैसेस हैं, स्टार्स हैं, जो गैसेस और डस्ट मिल करके फिर जो स्टार्स बनाए हैं, देखो ये सारे स्टार्स इसके अंदर हैं, छोटे छोटे। तो इस तरह के गैसेस और क्लाउड, डस्ट से बना हुआ एक क्लाउड है जिसको हम लोग नेबुला कहते हैं। तो नेबुला के बाद आगे हम देखते हैं, ये है रेड जायंट। ठीक है, वी हैव द रेड जायंट।
तो रेड जाइंट और उसके जस्ट नीचे जो आप देख रहे हो वो है वाइट ड्वार्फ। ठीक है, अब क्लियर हो गया आखिर क्या है दोनों में सिमिलैरिटी और अंतर, किस तरह से ये बिल्कुल एक्सटेंशन फेस पे बिल्कुल लाल हो रखा है। ठीक है, जैसे हमारा ही सूरज देखो जब डूबता है तब दिखता है थोड़ा सा रेडिश टाइप का, ऑफ कोर्स वो बिकॉज ऑफ फिज़िकल फिनोमिनन्स होता है। बट ये जो है यहाँ पर देखो, ये इसका जो प्रॉपर कलर होगा उससे ये डिम हो करके ये थोड़ा रेडिश हो गया है यहाँ पर, और ये बिल्कुल वाइट जैसा यहाँ आउटर कोर हो गया है, तो ये वाइट ड्वार्फ बन गया है। यहाँ पर है दिस इज सुपरनोवा। सुपरनोवा के बारे में बताऊँगा, पहले आप ये क्वेश्चन को चाहो तो पॉज करके इसको एक अटेम्प्ट मारो। ऐसा ही सवाल यूपीएससी लेवल में पूछा जाता है, यूपीएससी एग्जाम्स में, तो आप देखो इसका जवाब दे पाओगे कि नहीं। ओके, सो आई होप आप ट्राई कर चुके हो इस क्वेश्चन को, तो लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट सुपरनोवा एक्सप्लोजन। फर्स्ट, द इनर कोर ऑफ द स्टार कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सेकेंड, द आउटर कोर एक्सप्लोड्स आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द कोर। तो अब ये दो स्टेटमेंट दिए गए, अब ये दो स्टेटमेंट्स में आपको बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, विच आर द करेक्ट ऑप्शंस। तो देखो जब आप पहला लाइन जब पढ़ोगे तो एट द वेरी मोमेंट यू विल अंडरस्टैंड कि जब इनर कोर है, इनर कोर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये समझ लो आउटर कोर है, इनर कोर जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सुपरनोवा एक्सप्लोजन के समय, तो आउटर कोर एक्सप्लोड करके बाहर की ओर कैसे जाएगा। पहला लॉजिक तो आप यहीं पर लगा लोगे। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि या तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है, या तो इनर कोर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा, या फिर अगर एक्सप्लोजन होगा अवे फ्रॉम आउटर कोर तो ये पॉसिबल ही नहीं है वैसा। तो आपको मोस्टली लगेगा ये सेकंड वाला जो है, ये सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, और जो ये पहला ऑप्शन है ये गलत है, एंड देन यू विल चूज़ ऑप्शन बी। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा गलत। ठीक है, क्योंकि इसका है ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ हैरानी तुमको हो रही है कि आखिर ये कैसे। देखो होता क्या है, जब ये इनर कोर कॉन्ट्रैक्ट करता है ये बहुत ही स्पीड में करता है, मतलब फ्रैक्शंस, मिली फ्रैक्शंस कुछ भी कह सकते हो, बहुत ही फास्ट होता है, और इसके कारण समझ लो ये एक एक्सप्लोजन क्रिएट करता है, और इस एक्सप्लोजन के कारण जो आउटर कोर है वो हिट करता है, और आउटर कोर फिर बाद में एक्सप्लोड करके इस तरह से सब जगह फैल जाता है, जो हम देख रहे हैं एक्सप्लोजन जो हमें दिखता है। और अभी जो अगर आप साइंस के चीज़ें फॉलो करते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे, अगर आप अच्छी चीज़ें देखते हो तो आपको पता चलेगा कि अभी एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हम कैप्चर कर रहे हैं, जो आई थिंक कुछ नहीं तो 500 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। मतलब अब वहाँ पर क्या है, इस एक्सप्लोजन के बाद वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद वहाँ पर वो वाइट ड्वार्फ बन गया है या फिर वो न्यूट्रॉन स्टार बन गया है, वो स्टार हमें नहीं पता, पर सुपरनोवा एक्सप्लोजन अब हमें जाके वो दिख रहा है 500 बिलियन ईयर्स अगो का। ठीक है, तो आप देखना गूगल को वगैरह करोगे तो यू कैन गेट टू नो अबाउट दिस कि क्या हो रहा है ये। तो जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन की बात करते हैं तो उसके बाद बात आती है न्यूट्रॉन स्टार की। ठीक है, आखिर न्यूट्रॉन स्टार और जो ब्लैक होल है ये सुपरनोवा से कैसे एसोसिएटेड है। तो देखो जैसा मैंने अभी बताया था कि जो ये जो आपका स्टार था ये इसका इनर कोर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो करके ये काफ़ी छोटा हो जाए। देखो कोई भी स्टार का ना साइज़ होता है। ठीक है, अगर स्टार 1.4 से लेकर 3 सोलर मास, ठीक है, ये जानकारी के लिए रख लो, ये एग्ज़ाम में चांसेस कम है पूछेंगे इन ज्योग्राफी सेक्शन एटलीस्ट। तो ये अगर इस साइज़ का अगर कोई भी स्टार है और अगर उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो वो बन जाता है न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, पर अगर इससे बड़ा है 3 सोलर मास, यानी हमारे सोलर के मास के इक्विवेलेंस बता रहा है, तो हमारे अगर ये 3 सोलर मास के ज़्यादा है तो उस केस में ये बनता है ब्लैक होल। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार में क्रिएशन के मामले में। अदरवाइज कैरेक्टरिस्टिक वाइज तो ऑफकोर्स बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो आखिर न्यूट्रॉन स्टार जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो, जो पहला वाला है दिस इज सॉर्ट ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन स्टार कैसे बना, तो न्यूट्रॉन स्टार इसलिए बना क्योंकि ये एक छोटा सन था, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, इसका कोर कॉन्ट्रैक्ट किया, आउटर पार्ट जो एक्सप्लोड करके बाहर चला गया, तो ये यहाँ पर एक न्यूट्रॉन स्टार बन गया।
दूसरा ये रहा हमारा, यहाँ पर जो इमेजेस दिख रहा है ये है हमारा ब्लैक होल। ब्लैक होल बड़े वाले स्टार्स के एक्सप्लोजन के बाद के कारण बना है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर एक सवाल पहले लेते हैं, उसके बाद एक दो चीज़ें और मैं इसमें ऐड करके बताऊँगा। अच्छा चलो पहले बता ही देते हैं। ये जो आप बेसिकली न्यूट्रॉन स्टार देख रहे हो, अब देख रहे हो इसके अराउंड ये इस तरह से कुछ चीज़ें निकल रही है, ठीक है। ऐसा ही अक्सर जब हम अर्थ का देखते हैं, अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड का हम कुछ ऐसा ही ड्रॉ करते हैं, राइट। तो यही है, ये भी सिमिलरली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब निकले किसी भी न्यूट्रॉन स्टार से, ध्यान से सुनना इस बात को, जब भी कोई न्यूट्रॉन स्टार है, ठीक है, जब भी कोई न्यूट्रॉन स्टार है उसके अंदर से निकल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके अलावा ये कर रहा है रोटेट, ठीक है, ये कर रहा है रोटेट, दोनों चीज़ हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी निकल रही है और ये जो स्टार है ये कर रहा है रोटेट, ठीक है। ऐसे स्टार्स को ही हम लोग कहते हैं पल्सर्स, ठीक है। तो ऐसे स्टार्स को हम लोग कहते हैं पल्सर्स। वो बाइक वाला पल्सर भी कुछ इसी तरह के नाम से रखा है। तो ये रहे पल्सर्स। तो यहाँ जो इमेज है बेसिकली ये होते हैं पल्सर्स के इमेज। न्यूट्रॉन स्टार ही होता है एक तरह का पल्सर, बट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है और ये रोटेट कर रहा होता है। नाउ ये क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड देन आई विल टेल यू इसके सॉल्यूशन क्या है। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा अब तक। सो लेट्स सी, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट ब्लैक होल्स। ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन सेपरेट एस्केप अ ब्लैक होल्स ग्रेविटेशनल पुल। दूसरा, द रिंग ऑफ लाइट अराउंड अ ब्लैक होल इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अब देखो इसमें आपको बताना है कि व्हाट इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन, दोनों में गलत कौन सा है। तो देखो ब्लैक होल के बारे में हमने अक्सर सुना है कि ब्लैक होल के अंदर कोई भी चीज़ अगर चली गई उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसे बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि हमने बताया था एक स्टार जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन के टाइम वो कंप्रेस होता है तो अपनी ग्रेविटेशन के कारण ही उसका जो इनर कोर है वो बिल्कुल अंदर की ओर पुल हो जाता है, यानी उसकी ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम जान सकते हैं कि यहाँ पर जो है तो ये जो कॉम्प्रेस बेसिकली हो रहा है ग्रेविटेशन के कारण खुद में, तो समझ सकते हो कि कितना ही इंटेंस इसका ग्रेविटेशनल पुल होगा। तो एक ब्लैक होल के अंदर इनफैक्ट अगर लाइट भी चली जाए तो वो भी बाहर की ओर नहीं आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट कह रहा है कि सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन एस्केप अ ब्लैक होल ड्यूरिंग ग्रेविटेशनल पुल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, पर ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा फिज़िक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्यों फिज़िक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको पता होगा लाइट को ही कहते हैं, लाइट इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ ये कह रहा है ये सवाल कि ओनली लाइट कैन एस्केप अ ब्लैक होल ग्रेविटेशनल पुल, तो ऑब्वियसली ये है इनकरेक्ट। तो हमें एक तो हमारा मिल गया ऑप्शन। दूसरा, द रिंग ऑफ लाइट अराउंड अ ब्लैक होल इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अब इसके लिए आपको ग्रेविटेशनल लेंसिंग समझना होगा, जो बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। यानी लाइट जब ट्रैवल करती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, पर किसी भी एरिया का अगर ना कोई मैसिव बॉडी है और वहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा है तो लाइट जो है ना वो डिफ्लेक्ट कर जाती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो इस केस में। तो दिस इज़ कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल लेंसिंग, कि लाइट का अपना पाथ को चेंज करना बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, इट इज़ कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट जो है डार्क मैटर के लिए भी यूज़ होता है। जो डार्क मैटर, जैसे ये पीछे बैकग्राउंड में आप डार्क पूरा देख रहे हो, तो ये डार्क मैटर भी पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। ये भी हमें तब पता चला था क्योंकि डार्क मैटर दिखता तो है नहीं, पर जब हम देखते हैं कि लाइट ये इस डार्क मैटर के पास आकर के डिवेट करने लगता है, देन वी अंडरस्टैंड यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इट मीन्स देयर इज़ समथिंग जिसका ग्रेविटेशनल पुल है, एंड दैट इज़ डार्क मैटर। तो सेम कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पर ब्लैक होल्स के साथ भी। तो ये जो सेकंड लाइन कि रिंग ऑफ लाइट अराउंड द ब्लैक होल इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ये ऑप्शन सही है, यानी हमें जो चूज़ करना उसके हिसाब से गलत है, यानी सही ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन ओनली 1, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है, ये बस आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देने के लिए। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एंड वी विल सी।
अब देखो ये थ्योरीज़ है। अब देखो हमने देख लिया कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थ्योरीज ऑफ सोलर सिस्टम फॉर्मेशन। सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन की थ्योरीज़ बहुत सारी हैं, सब ने अपने अपने हिसाब से दी हैं। जो वाइडली एक्सेप्टेड हैं वो है नेबुलर हाइपोथेसिस। हमारी एनसीईआरटी में हालांकि जो दिया हुआ है वो इनकाउंटर हाइपोथेसिस के बारे में भी दिया हुआ है, और एक और है बाइनरी थ्योरीज़ के नाम से जाना जाता है, वो भी है। तो इसको भी हम लोग धीरे धीरे समझते हैं आखिर क्या है। देखो हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस इज बेसिकली कोई भी एक थ्योरी जिसका जो साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू या फिर किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू या फिलोसफिकली सोच के इमेजिन करके उसको जब वो डिड्यूस करते हैं कि ऐसी एक थ्योरी हो सकती है फॉर एनीथिंग, लाइक इन क्रिएशन ऑफ सोलर सिस्टम के केस में, कि ऐसा पॉसिबल है कि सोलर सिस्टम कुछ इस तरीके से बना होगा। बट द थिंग इज़ इसको यूं ही एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाता कि अरे वाह आप तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत महान साइंटिस्ट हैं, आप तो कह रहे होंगे, सही कह रहे होंगे। वो नेताजी वाला फिलोसफी यहाँ काम नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, साइंटिस्ट कम्युनिटी सारी बैठते हैं साथ में और उसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं, उनसे क्रॉस क्वेश्चंस किया जाता है, उनसे एविडेंसेस पूछे जाते हैं, वो क्यों ऐसा सोचते हैं, आपस में डिस्कशंस होती हैं। तब जा कर के डिसाइड किया जाता है कि हाँ ये जो आप कह रहे हो दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल, ठीक है, दिस इज़ वेरी पॉसिबल। जैसे बिग बैंग की बात करें, बिग बैंग मैंने बताया आपको एक सिंगुलर एटम से पूरा यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है, और इस बात को लोग प्रूफ भी कर पाए बिकॉज उन्होंने देखा कि वाकई में जितनी गैलेक्सीज़ हैं ना वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। आज की डेट में गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो ये बात कहीं ना कहीं एविडेंट हो रही है, प्रूफ हो रही है। और अभी रिसेंटली जो नोबेल प्राइज़ विनर एक फिजिसिस्ट हैं, आई थिंक उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक 2020 में उन्हें मिला था नोबेल प्राइज़। ही सेड, अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है ये बात कि जो बिग बैंग था, बिग बैंग वॉजेंट अ क्रिएशन ऑफ अ न्यू यूनिवर्स बट इट वॉज बेसिकली एन एंडिंग ऑफ एन ओल्ड वन, ठीक है। बिग बैंग मतलब कोई नया क्रिएशन नहीं हुआ है उससे, वो कोई पुराना जो था वो ख़त्म हुआ है बिग बैंग से, उनका ये कहना था। अब नोबेल प्राइज़ विनर हैं वो साइंटिस्ट, ठीक है। अब नोबेल प्राइज़ विनर साइंटिस्ट अगर ऐसी कोई बात कह दें तो फिर लोग तो कहेंगे कि यार आप तो लगता है आप तो इतने बड़े आदमी हो, सही कह रहे होगे। लेकिन जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो साइंटिस्ट हैं, वो इस बात को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, और अपने अपने तर्क दे करके इस बात को बेसिकली डिनाई कर रहे हैं। सो इतने बड़े लोग की भी बात नहीं मानी जाती है। तो आप समझ सकते हैं जो थ्योरीज़ हैं, जो ये भी हाइपोथेसिस हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो अब चलो आगे इसको हम लोग देखते हैं, लेट्स सी कौन सी हमारी अगली हाइपोथेसिस है। सो वी हैव दिस नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस को देने वालों का नाम आप यहाँ पर देख रहे हो, इमैनुअल कैंट एंड पियर साइमन लैप्लास। ये इंपॉर्टेंट है ये नाम, इनको याद रखना आप। और इनके हिसाब से जो हमारा सोलर सिस्टम है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म किया था फ्रॉम अ रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। जैसा मैंने बताया था अभी आपको, नेबुला जो होता है, नेबुला में डस्ट होते हैं, गैसेस होते हैं। तो नेबुला बेसिकली इज़ अ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, और इसी में से फिर ये डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस मिल करके कुछ बॉडीज़ बनाने लग जाती हैं, गैलेक्सीज बनाने लगती हैं। फिर उसी से बेसिकली वो स्टार्स बनाने लगती हैं आपस में एक दूसरे के ग्रेविटेशनल पुल के साथ साथ होकर के। क्योंकि जानते हैं हम, कोई भी दो पार्टिकल्स या दो भी ऑब्जेक्ट्स, दो बॉडीज़ के बीच में हमेशा ग्रेविटेशन एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करता है। तो उसी के कारण से ये साथ में आकर के जो बनाते हैं वो हमारा कोई भी प्लैनेट है, कोई भी स्टार है, बना देते हैं। तो वैसे ही हमारा सोलर सिस्टम भी यहाँ पर फॉर्म किया है। तो क्या होता है इसका स्टेप देखो जो है, बेसिकली ये इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है सच। बस इतना ही जानो कि नेबुला से हमने एक बेसिकली समझ लो एक स्टार बनाया, ठीक है। और ये देखो इसके अकॉर्डिंग भी अगर आप देखो तो यहाँ पर समझो कि यहाँ पर कोलैप्स ऑफ नेबुला, यानी नेबुला के पार्टिकल से बेसिकली बने कुछ कुछ स्टार्स वगैरह, प्रोटोस्टार बना, फिर एक्रीशन डिस्क डेवलप्स यानी स्टार बना। और ये घूमते हैं ना, चूँकि नेबुला वगैरह जो भी ये सारी चीज़ों का मूवमेंट होता है, तो इसी तरह से डेफिनेटली ये मूव करते रह रहे हैं एंड देन इट बिकम्स अ डिस्क शेप। ये डिस्क शेप में आ रहे हैं, और इसके अंदर ही जितने भी क्लाउड्स गैसेस भी हैं, स्टार डेवलप कर गया, इसकी ग्रेविटी के कारण जितने भी और भी पार्टिकल्स हैं, गैसेस हैं, वो इसके अराउंड घूम रहे हैं। और इनके बीच में आपस में भी देखा जाए तो इनके आपस में भी एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशन एक्ट कर रहा है, और ये साथ में आ कर के क्या बनाते हैं, प्लैनेटेसिमल्स।
ठीक है। प्लैनेटेसिमल्स वो चीज़ होते हैं जो कि बेस होते हैं बनाने के प्लैनेट्स के, यानी पहले प्लैनेटेसिमल्स बनते हैं, कुछ इरेगुलर बॉडीज़ बनती हैं और धीरे धीरे चीज़ें इसके साथ और इसमें अटैच होती हैं, इसमें गैसेस आती हैं, ग्रेविटेशन आता है, एक सरफेस बनता है और तब जा कर के ये बन जाती हैं एक प्लैनेट्स। जब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियोस में, देन वी विल गेट टू नो कि आखिर प्लैनेट्स का कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑलराइट, नाउ सेकेंड, इनकाउंटर हाइपोथेसिस। अब ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस है। इनकाउंटर हाइपोथेसिस क्या कहता है? इनकाउंटर हाइपोथेसिस का कहना है कि हमारा जो सन है, ठीक है, वो सन यहाँ पर था। सपोज दिस इज अवर सन। सन के पास से ना कोई एक स्टार गुजरता है, ठीक है, कोई बड़ा स्टार गुजरता है। अब जब कोई बड़ा स्टार हमारे सन के पास से गुजर रहा है तो ऑफ कोर्स इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल टेंशन होगा और इसके कारण क्या होता है, हमारे सन का एक फोटोस्फेयर का भाग जो है वो टूट करके बाहर निकल जाता है और चाहता है कि वो स्टार के साथ चला जाए। पर चूँकि ये स्टार काफ़ी स्पीड में रहता है तो ये बढ़ जाता है आगे और ये जो हमारा जो पार्ट निकला है ये महज घूमता रह जाता है हमारे सन की ग्रेविटी के अंदर और धीरे धीरे यही जो पार्ट है, दिस इज़ द पार्ट जो निकल जाता है। इसको सिगार शेप कहा गया इन एनसीईआरटी, ठीक है। तो सिगार शेप पार्ट जो निकलता है, इसके अंदर गैसेस होते हैं, इसके अंदर क्लाउड्स होते हैं, डस्ट होते हैं, ये सारे, और धीरे धीरे यही बन जाता है हमारा प्लैनेट्स, ठीक है। धीरे धीरे इसी से हमारे प्लैनेट्स बन जाते हैं और जो भी हेवनली बॉडीज़ हम देखते हैं, हमारे एस्ट्रॉइड्स हो गए या फिर हमारे मीटियोर्स हो गए या कॉमेट्स हो गए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर फिर फॉर्म होने शुरू हो जाती हैं। तो जो ये थ्योरी है, इस थ्योरी को कहते हैं इनकाउंटर हाइपोथेसिस। इसको भी एनसीईआरटी बेसिकली इसको काफ़ी ज़्यादा मानता है। एनसीईआरटी में देखा जाए तो इसके बारे में भी कहा गया है। तो इसको हालांकि इन रियल वर्ल्ड अब इसको ज़्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं विद टाइम नाउ, बट एनसीईआरटी में ये मेंशन किया गया है। एक और थ्योरी कहता है बाइनरी थ्योरी। देखो, बाइनरी थ्योरी भी सिमिलर थ्योरी ही है। इसका भी यही कहना है कि सन है और इसका कहना है कि सन के साथ एक और दूसरा सन भी था या दूसरा एक स्टार था, ठीक है। अब इन दोनों के कारण वही ग्रेविटेशनल एक टेंशन क्रिएट होता है और एक पार्ट जो है वो निकल करके आता है और उससे हमारा फिर बाकी प्लैनेट्स वगैरह बनते हैं। और ये सन जो है ये बाद में फिर अपने, चूँकि इसका स्पीड वगैरह ज़्यादा है तो ये फिर अलग निकल जाता है। तो ये बाइनरी थ्योरी भी काफ़ी एक्सेप्टेड है। अगर थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देखें, चूँकि इन चीज़ों को तो बाद में आई विल डिस्कस मोर, क्योंकि इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, इस वीडियो में हो नहीं पाएगा। तो सन है हमारा, ठीक है, सेंट्रल स्टार, प्राइमरी एनर्जी सोर्स है हमारे सोलर सिस्टम का। प्लैनेट्स हैं जिनको इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स या फिर आइस जाइंट्स, इस तरह से भी इनको डिफ़ाइन किया गया है। इनर प्लैनेट्स जो होते हैं वो टेरेस्टेरियल होते हैं और आउटर जो होते हैं वो गैस जाइंट्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये सब चीज़ें मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। एंड और फिर मून्स हमारे 200 से ज़्यादा मून हैं हमारे नॉलेज में। एस्ट्रॉयड्स हैं जो कि एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। कॉमेट्स पाए जाते हैं जो कि बेसिकली आइसी बॉडीज़ होते हैं, ठीक है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि आखिर ये किस तरह की बॉडी मतलब हीटेड होंगी ऐसा, पर ये आइसी बॉडीज़ होती हैं जो कि क्यूपर बेल्ट में पाए जाते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हैं, एरिस है, प्लूटो है। क्यों है ड्वार्फ प्लैनेट, इसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। फिर मीटराइट्स हैं जो स्मॉल रॉकी पार्टिकल्स हैं। ये सारी चीज़ें भी अब हमारे सोलर सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे अभी अभी हमारा जो जर्नी रहा है वो क्या रहा है। हमने बेसिकली जाना है बिग बैंग के बारे में, आखिर कैसे एक छोटे से पार्टिकल से पूरे ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ, उसके बाद किस तरह से स्टार्स बने, इसी गैस और डस्ट से मिलकर के स्टार्स बनते हैं, गैलेक्सीज बनती हैं, इसी गैलेक्सीज़ में फिर जाकर के हमारा सोलर सिस्टम बनता है, जो कि हमने इसके लिए नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में जाना, बाइनरी हाइपोथेसिस के बारे में जाना, इनकाउंटर हाइपोथेसिस के बारे में जाना। फिर सोलर सिस्टम की जो थ्योरीज़ के बाद हम आगे बढ़ गए और हमने देखा सोलर सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं हमारे। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं अभी इस चैप्टर को रिगार्डिंग, आप पूछो एंड आई विल आंसर दैट। टेंशन नहीं लेना कि जवाब नहीं मिलेगा, यू विल गेट आंसर्स ऑलवेज, ठीक है। आप इसके कमेंट में आंसर्स लिखो एंड दिस विल बी द एंड। पर जाने से पहले ऑफ कोर्स ये चीज़ें तुम करोगे, पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर याद रखना, बी लाइक प्लूटो। बी लाइक प्लूटो इट्स द मोस्ट
बेस्ट सजेशन एनीबडी कैन गिव यू, बिकॉज अगर आप प्लूटो की तरह हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कोई भी चीज़ का। क्यों? क्योंकि प्लूटो को आपको पता होगा कुछ साल पहले, आई थिंक 2005 के अराउंड, उसको प्लैनेट की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। प्लूटो को कहा गया कि यू आर नो मोर अ प्लैनेट। ठीक है, पर क्या प्लूटो को इससे फ़र्क पड़ा? वो वैसे ही घूम रहा है, वो जो कर रहा था, जैसे कर रहा था, वो अभी भी कर रहा है। प्लूटो अभी भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं कि प्लूटो डिप्रेशन में चला गया, उदास हो गया और बाद में रो रहा है, बैठकर दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है उदास हो के। तो ऐसा नहीं है। तो बी लाइक प्लूटो, बी अनअफेक्टेड फ्रॉम आउटर थिंग्स वट एवर हैपन्स, और अपने लाइफ को सही से करते रहो, पढ़ाई करते रहो अच्छे से। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ठीक है, चलो ठीक, टेक केयर, बाय बाय।